आज सभी को विचार मंच के तरफ से स्वागत करते हूँ और विचार मंच के तरफ से मैं आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट के बारे में मैं आज आप लोग के सामने प्रकाश डालता हूँ। जिस प्रकार से एक व्यक्ति के कोई कार्य करता है उसमें आत्मनिर्भरता जो मुख्य व्यवस्था है ये होता है कि पूरे व्यवस्था के साथ अपने कार्य को करना और किसी से उस कार्य के प्रति सहायता ना लेना, उससे सहायता ना मिलना। उस प्रकार से धीरे धीरे करके आत्मनिर्भर थे उस अपने जीवन में सफल होना, प्रगतिशील होकर अपने को विकास करना, इसको आत्मनिर्भरता कहते हैं। कोई भी काम अगर आप करते हैं जिसमें कोई व्यक्ति उस कार्य के लिए आपको कोई फंड दे देता है या पैसे मिल जाता है, चाहे रिश्तेदार से मिलता है या किसी से मिलता है, तो वो काम तो आप किए, लेकिन उसमें अनेक प्रकार के बस आपको मन में विचार आएगा कि नहीं यार, मैंने तो अपने आत्मनिर्भरता से नहीं विकास किया, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिया, फंड किया, इस विकास में उनका भी योगदान है। लेकिन फिर भी इस तरह की कार्य की सफल मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप किसी से लेने बिना आप कोई काम कर सकते हैं, लेकिन यह एक विचारधारा होती है। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति को कहीं से कुछ दहेज के रूप में मिल जाता है, चाहे कुछ मिल जाता है, जिससे वो अपने आप को धनवान व्यक्ति महसूस करने लगता है। वो सोचता है कि नहीं यार, मैं तो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति हो गया, मेरे को इतनी संपत्ति हो गई। वो आत्मनिर्भरता नहीं हो गई, वो मिला। आप कभी भी सोचिएगा तो यही लगा कि यार मेरी कमाई के पैसे तो नहीं है, किसी ने हमको दिया, तो उतनी मन की शांति, मन की संतुष्टि अब पूर्ण आत्मनिर्भरता की व्यवस्था को नहीं है। ये इस और बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती है इस संसार में, इस व्यवस्था में, इस देश में, कि आपको बहुत सारे आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत सारे ऐसी संस्था है जिसे आप खुद निर्माण नहीं कर सकते हैं। जैसे आप शिक्षा का निर्माण, शिक्षा की व्यवस्था, सही व्यवस्था शिक्षा के करने वाला तो देश के सरकार ही कर सकती है, जो कि हर व्यक्ति मिल के एक संस्था बनाया, एक सरकार बनाया है, जिसके पास पूरी सेटअप होती है, वही स्कूल निर्माण कर सकता है, अच्छे शिक्षा की व्यवस्था कर सकता है। तो आप वो आत्मनिर्भरता नहीं बन सकते हैं। वहाँ से आपको अध्ययन करना है, कोई भी बिजनेस की सेटअप, कोई भी प्रोडक्शन, कोई भी व्यवस्था, जिससे कि गवर्नमेंट के उत्तरदायित्व बनता है, उसकी कर्तव्य बनता है कि वह अच्छे से अच्छे व्यवस्था देश के जनता को दे। तो वो उस कार्य के आधार पर, उस व्यवस्था के आधार पर, उस मंच के आधार पर हर जनता अपने आप में आत्मनिर्भर बनने की प्रयास करेगा और मेहनत करेगा, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बनने में उसको योगदान मिलेगा। अगर आप उस तरह की स्टेज या व्यवस्था नहीं देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता। जब तक आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, अच्छे पढ़ाई की व्यवस्था अपने देश में नहीं होगा, तो अपने जीवन को सही से आत्मनिर्भर बना के जीने में जो समीकरण बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा, वो आप नहीं बना सकते हैं। उसका उत्तरदायित्व गवर्नमेंट का ही है कि कितना व्यवस्था आपको आगे देती है, जिसके आधार पे कितने जनता उससे लाभान्वित होते हैं, उस व्यवस्था में कितने जनता जुटते हैं, और कितनी अच्छी व्यवस्था है जिससे अधिक से अधिक जनता अच्छे शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे व्यवस्था को पैदा करें। आज बिजनेस पॉलिसी हो जाए,
किसान की नीति हो जाए, या आप शिक्षा की व्यवस्था की बात कर लीजिए, रोजगार की बात कर लीजिए, बढ़ते हुए महंगाई की बात कर लीजिए, आप किस तरह से आत्मनिर्भरता की बात करते हैं? आपकी जो एक योजना है, एक कैपेसिटी है, उसको आपको कोई यूज कर ही नहीं रहा है, यूज की आपकी जगह ही नहीं मिल रहा है, तो आप अपने आप का आत्मनिर्भर कैसे होइएगा? नहीं हो पाइएगा ना। जिस प्रकार से एक ट्रेन चलती है, अगर उसमें कोई सवारी ना हो तो और ट्रेन को भगा दिया जाए, चाहे उसमें कितना भी सुविधा हो, तो क्या उसे रेलवे डिपार्टमेंट को इनकम बढ़ जाएगी? उसी प्रकार से एक जनता MBA किया हुआ है, इंजीनियरिंग के डिग्री ले रखा है, इसके बाद वो बड़े टीचर है, बढ़िया खिलाड़ी है, उसको एक आप बढ़िया से स्टेज नहीं दीजिएगा, बढ़िया से उसको जगह नहीं दीजिएगा, उसे यूज नहीं कीजिएगा, तो वो व्यक्ति आपको आत्मनिर्भर होगा कैसे? अपने आप में क्या कर लेगा? तो इसलिए इस सारे व्यवस्था के लिए एक संविधान बना हुआ है। संविधान के अंदर में एक बहुत बड़ा सेटअप को देखने के लिए सरकार बनती है, और उस सरकार का पूर्ण तरह से उत्तरदायित्व होती है, कर्तव्य होती है कि वो जनता को किस तरह से यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, और फिर उसको आत्मनिर्भरता बनाने की व्यवस्था देगा, तभी तो कोई आत्मनिर्भर बनेगा। कह देने से आत्मनिर्भर थोड़े बन जाएगा। आज बहुत टैलेंट लड़का है, बहुत तेज लड़का है, उसको आप बढ़िया से शिक्षा की व्यवस्था नहीं दीजिएगा तो क्या आगे पढ़ सकता है? नहीं पढ़ेगा। तो उस शिक्षा की व्यवस्था उस लड़का के गार्जियन नहीं कर सकता है। सामग्री इकट्ठा कर सकता है, लेकिन वो व्यवस्था तो नहीं कर सकता ना। वो एक गार्जियन का लड़का खूब पढ़ने में तेज है, वो अच्छा स्कूल तो नहीं खोल सकता ना, अच्छे स्कूल में पढ़ा सकता है, लेकिन स्कूल खोलना तो वो तो सरकार का उत्तरदायित्व है, सरकार की जिम्मेवारी है। तो वो व्यवस्था बनाना तो गवर्नमेंट का है। अगर अब जब तक कि गवर्नमेंट उस तरह की व्यवस्था नहीं बना पाता है, तो कैसे हमारे आने वाले भविष्य के बच्चे हैं वो अच्छे एजुकेशन नहीं प्राप्त करने, चाहे उसके पास कितनी भी टैलेंट है, लेकिन एक व्यवस्था नहीं मिलेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? इस व्यवस्था में त्रुटि नहीं आनी चाहिए। तभी तो आप किसी व्यक्ति को ये कह सकते हैं कि आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। आत्मनिर्भर होने के लिए मुझे को अपने पैर पर चलने के लिए मुझे को रोड तो चाहिए। अगर रोड ही नहीं होगा तो किसी व्यक्ति के पास इतनी क्षमता नहीं है कि रोड बना के चले। इतनी आत्मनिर्भर आप एक पर्सनल व्यक्ति, पर्सनल परिवार नहीं बना सकता है। उसके लिए एक व्यवस्था जो बनाया गया है, गवर्नमेंट बनाया गया है, सरकार बनाई गई है, प्रधानमंत्री बनाया गया है, मंत्री बनाया गया है, विधायक बनाया गया है, MP बनाया गया है, सारे अधिकारी बनाया गया है, एक व्यवस्था बनाया गया। उसके आधार पर ही यह काम हो सकता है, इसके बिना यह काम नहीं हो सकता है। अगर कोई खाली ये बोल दे कि आत्मनिर्भर होना जरूरी है, आत्मनिर्भर होना वास्तविक में ज़रूरी है, लेकिन आत्मनिर्भर बनने के जो प्रोडक्ट्स है, जो व्यवस्था है, जो स्ट्रक्चर है, उसे प्रोवाइड करने के भी उत्तरदायित्व गवर्नमेंट के है। अगर वो वास्तविक में हर चीज़ अच्छी व्यवस्था देती है जनता को, तो मैं उम्मीद के साथ कहना चाहता हूँ कि कम से कम 90% जनता आत्मनिर्भर होके सरकार को दिखा सकती है। वो नहीं नौकरी खोजेगी सरकारी, नहीं खोजेगी गवर्नमेंट सर्विस, रेलवे की भर्ती या अन्य प्रकार के जो वैकेंसियाँ निकल रही है, एक पिन के वैकेंसी निकल रही है जिसमें ही सारे एजुकेशन क्षति हो जा रही है। आप उस वैकेंसी को देखिए कि कितने पढ़े लिखे लोग उस वैकेंसी में अपना फार्म भर रहे हैं। क्या ये व्यवस्था है? क्या आप पढ़ाई का महत्व समझते हैं? हाँ,
आप अगर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते होंगे बच्चे को, बड़े शहर में रह के चाहे छोटे में, तो आपकी फीस पता है कितनी जाती होगी। अगर 10 मिनट बच्चा आपका किसी कारण से लेट हो जाता है, 5 मिनट लेट हो जाता है, तो उसकी भी पेनल्टी लग जाती है। 1 साल आपका लड़का फेल हो जाता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी चीज़ महसूस ये भी सोचिए आप, एक लड़का आपको पढ़ता है, किसी कारण बस 1 साल आपका लड़का एक क्लास से फेल हो जाता है। ऐसा लगता है स्कूल से लेके गार्जियन तक के कि कितनी बड़ी लड़का गुनाह कर दिया। हालांकि गलती है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं गलती है जिस तरह से उसे गार्जियन से लेके और स्कूल के मैनेजमेंट से लेके हरासमेंट करता है उस बच्चा को। आज एक बच्चा कभी नहीं फेल होता है, लगातार पढ़ते जाता है, किसी क्लास में फेल नहीं होता है, बहुत बढ़िया मार्क्स से लेके भाग रहा है, तेजी से चल रहा है, हमेशा फर्स्ट डिवीजन ला रहा है। आज उस चीज़ को भारत देश में सर्वे कीजिए कि सब कुछ करने के बाद उसे नौकरी प्राप्त करने में कितना साल लग जाता है। उसकी कौन कैलकुलेशन करेगा, उसकी कौन व्यवस्था देखेगा? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? वहाँ तो 1 साल फेल होता है तो आप लोग उससे इतनी हरासमेंट कर लेते हैं जैसे लगता है कि कितना बड़ा माने हमारे बेटा में फेलियरिंग हो गया। लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद वो उससे नौकरी खोजने में पता नहीं कितने साल लग जाता है। वो किस व्यवस्था के फेलियर कहिएगा? किसकी कमी है? उसको सब कुछ प्राप्त होने के बाद भी उसको नौकरी की व्यवस्था नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही। इस पर कभी आप लोगों ने विचार किया नहीं होगा। अब आज के जो देश के संचालक लोग हैं इस पर आपसे डिस्कस नहीं करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है, उसका रीजन क्या है कि अच्छी शिक्षा नहीं है, मुख्य कारण ये भी है, और गवर्नमेंट के पॉलिसी के जो नीति है वो गलत है, और सरकारी काम करने के जो छूट मिलता है, एक व्यवस्था मिलती है और उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, उसके कारण से पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी जॉब खोजने के थिंकिंग रखता है, विचार रखता है कि एक बार किसी तरह से मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर आजीवन मेरे को आनंद ही आनंद है। इसके रीजन से भी आज देखिएगा कि एक छोटा सा भी जॉब कोई निकलता है तो उसमें कितने लाखों करोड़ों में लोग फार्म भरते हैं। अगर उस सभी फार्म के फीस जोड़ दीजिएगा तो जिस विभाग में वो लड़का अगर नौकरी हो जाता है तो वो विभाग कम से कम तो 5 साल 10 साल 15 साल तो उसी फीस से उसके सैलरी दे देगा, इतना फीस आ जाता है। जहाँ पे रिक्वायरमेंट 10,000 लड़का के है वहाँ पे करोड़ों की फार्म भर जाती है। अब फार्म के फीस 500-700 होती होगी, जैसा फार्म वैसी फीस लगती होगी। तो आप सोचिए कि कैसी व्यवस्था है। क्या हम इस तरह की व्यवस्था से आगे आत्मनिर्भर होने की संभावना आपको नज़र आता है? कभी भी नहीं आएगा, दिक्कत ही दिक्कत आएगी। आत्मनिर्भरता का मतलब है आत्मनिर्भरता बनने के लिए मुझे को मार्ग दीजिए, व्यवस्था दीजिए, तब हम उस पे हम आत्मनिर्भर बनेंगे। अच्छा स्टेज दीजिए तभी हम बन पाएंगे। अगर आप कुछ नहीं दीजिएगा तो हम आत्मनिर्भर कभी बन ही नहीं सकते हैं। आज जीवन में आपके ऊपर ही निर्भर रहेंगे। आप मेरे को जिस तरह से यूज कीजिएगा उस तरह से हम यूज होते रहेंगे। ये व्यवस्था आज 70 साल से देश में हो रही है और आगे भी होती जाएगी। बड़ी उम्मीद के साथ हम सब मिलजुल के एक सरकार चेंज करने की मनोकांक्षा किए थे और आप लोगों ने फुल बहुमत का सरकार बनाया। बहुत सारे उम्मीद लेके हर जनता से लेके महिला बाल बच्चे सारे हिंदुस्तान के आदमी की एक ही विचारधारा था कि सरकार को चेंज किया जाए, इसलिए कि इस तरह से जीवन में बगुला गया था लोग कि लगता था कि आखिर क्या ऑप्शन है। लेकिन जिस तरह से 6 साल 7 साल ये भी सरकार चली
हमें नहीं लगता। हो सकता है कुछ व्यक्ति को लगता होगा कि परिवर्तन हुआ, कुछ रोजगार बढ़ी, कुछ महंगाई कम हुआ, पेट्रोल डीजल के दाम में सुधार हुई, लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुई, किसान के जो स्थिति थी उसमें सुधार हुई, शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ, बेरोजगारी कम हुई, महंगाई कम हुआ, या एक दूसरे के प्रेम भाव में के विकास हुआ, चोरी कम हुई, उस पर क्या बोलते हैं, पाकिस्तान से फायरिंग कम हुआ, सेना शहीद कम हुए, ये सारे डॉलर के रेट कम हुआ, ये सारे चीज़ को अगर कंपेयरिंग कीजिएगा तो पिछला सरकार से आने ये वाला सरकार में कोई भी आपको अंतर नहीं लगेगा। जहाँ तक बढ़ाया ही है, घटाया कोई चीज़ नहीं है। ये चीज़ ज़रूर आपको मिलेगा कि कोई चीज़ अगर कोई करता है तो उसकी विज्ञापन, प्रचार और लोगों के सामने प्रस्तुत करने के जो व्यवस्था है उसको इन्होंने काफ़ी विकास किया। आपको एक एक चीज़ को, एक एक जनता को पहुंचाने का इनका जो स्ट्रक्चर है, साधन है, वो बहुत बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पावर है इनका। हाँ, 2-4 बिल पास हुई है जिससे कि आपके महंगाई, आर्थिक व्यवस्था, रोजगार से किसी भी प्रकार से उस बिल से आप प्रभावित नहीं होइएगा। 3 तलाक बिल से क्या रोजगार मिल जाएगा आपको? 370 धारा हटाने से क्या रोजगार मिल जाएगा आपको? नोटबंदी करने से क्या रोजगार मिल जाएगा आपको? जीएसटी लगाने से क्या मिला आपको? हर चीज़ पे टैक्स लग गया। आज के डेट में आपके कोई भी वस्तु ऐसा नहीं है जो कि एग्जम्प्टेड है। देखिए, हर चीज़ की महंगाई बढ़ी। सरकार एक ही काम हुआ है कि सरकार के पास टैक्स कलेक्शन बढ़ गया है। एक काम हुआ है इस बीजेपी के गवर्नमेंट में, सरकार के टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई है, जिससे कि आने वाला समय में कहीं से भी विकास नज़र नहीं आ रहा। कितनी लोग अपने व्यवस्था को उजागर करते हैं इलेक्शन में, कभी सोचते भी नहीं है कि जिस पद के लिए हम ये बोल रहे हैं उस पद का कोई गरिमा है या नहीं। बोले जाते हैं स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, महंगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवादी, विदेशी विवाद, बॉर्डर विवाद, भाईचारा, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। लगता है कि ये जो बोल रहे हैं वो करना तो है ही नहीं, तो सोच के बोलेंगे ना। अगर आपको अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, दुबई कहीं जाना ही नहीं है तो आप बोलते रहिए कि यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कहीं जाना ही नहीं तो बोलने में क्या दिक्कत है? कहीं जाना होगा तब तो आप एक चीज़ को बोलिएगा, उसके लिए फंड जरूरी कीजिएगा, उसके लिए व्यवस्था बनाइएगा, उसके लिए टिकट खरीदिएगा, तो ये आप एक ही चीज़ बोलिएगा जब जाना हो। तो अगर नहीं जाना हो तो अनेक प्रकार की चीज़ें बोलते रहिएगा, अनेक स्थान के नाम लेते रहिएगा, जिससे कुछ आपको करना ही नहीं है। उसी प्रकार से जो सरकारें, जो इलेक्शन के पीरियड में जो सरकारें होती है, इसी तरह से काम करती हैं कि बोल दो, जनता भी उसी आधार पे ताली मारता है। आप लोगों ने एक सर्वे बहुत सारे चीज़ के आप इलेक्शन में देखते होंगे, इलेक्शन प्रचार के मंच पे देखे होंगे आप कि जनता किस पर ज़्यादा ताली मारती है। मोदी जी राहुल गांधी को पप्पू कहेंगे तो ज़्यादा ताली मारेगा, राहुल गांधी मोदी जी को चोर कहेंगे तो जनता ज़्यादा ताली मारेगी। कोई विकास के कार्य के बारे में कोई जो बजट बोलेंगे उसके बारे में
जनता को सुनना नहीं है। इसलिए कि जितने भी इलेक्शन के पीरियड में जो भीड़, जो ग्रुप बाय ग्रुप बनता है, उस सब एक पार्टी के सपोर्टर लोग होता है। उन लोगों को समझाया, मतलब एक तरह की ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको तालिया हो हाला कब करना है, मोदी मोदी कब करना है, राहुल राहुल कब करना है, नीतीश जी कब करना है। ये सारे ट्रेनर, मतलब ट्रेनिंग वाला बंदा आपको ग्रुप बाय ग्रुप बना के बना रहता है। इस व्यवस्था में इलेक्शन के जो आप मंच देखते होंगे, उसी तरह से समीकरण बना के और उस स्टेज में, उस व्यवस्था में, उस प्लानिंग में बनाया जाता है। कोई भी अच्छा कार्य आप कह दीजिए तो उस पर आपका जनता कोई ध्यान नहीं देगा। जिस बार अपोजिट पार्टी बीजेपी कांग्रेस के गाली दे दे, कांग्रेस बीजेपी के गाली दे, उस पर इतनी हाला होती है, इतनी ताली बजती है कि लगता है कि जनता के लिए कितना अच्छा बात ये नेता बोला। ये बड़ा हमारे देश के दुख की बात है। आलोचना पर लोग ज़्यादा आनंद होते हैं, मुख्य कार्य पर लोग आनंद ज़्यादा नहीं होते हैं। ये बड़ा विशेष विषय है जिसको हम सभी जनता को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। एक आज भी सुप्रीम कोर्ट भी, अगर आप देखिए व्यवस्था में, तो ऐसा कानून क्यों नहीं पास करता है कि जो सरकार बने और जो मैनिफेस्टो लिखा उस पर एक प्रधानमंत्री खुद कहते हैं अपने भाषण में, अपने इंटरव्यू में, कि काम फिनिशिंग का मतलब यही होता है कि उसको एक लक्ष्य होना चाहिए, एक समय निर्धारित होना चाहिए कि ये काम हम इतना दिन में कर देंगे और उतना दिन के अंदर में वो काम हो जाए, उसको बोलते हैं काम किया। आज हम कहते हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है। जैसे सपोर्ट दैट आपने कह दिया कि स्मार्ट सिटी बनाना है, आज 7 साल हो गए कहीं स्मार्ट सिटी नहीं बनी। आपने कहा कि बुलेट ट्रेन बनानी है, तो बनाने के कोई, आप खुद कहते हैं कि लक्ष्य होना चाहिए, तो आप एक निर्धारित समय क्यों नहीं निर्धारित करते हैं कि हम स्मार्ट सिटी 2022 में या 2020 में या 25 में हम बना देंगे। आप इस चीज़ को क्यों नहीं निर्धारित करते हैं? क्यों कि आपको उसकी कोई सोच नहीं है, कोई फाउंडेशन नहीं है। कहीं से भी हम बोल दिए नहीं बनाए तो हमको क्या कर लेगा। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से एक कानून पास हो जाए कि जो भी पार्टी सरकार बनाएगी और जो अपने मैनिफेस्टो में लिखेगी उसमें एक समय निर्धारित करो, और अगर उसको आप पूरा नहीं करते हैं तो आपके जो आपके पार्टी के फंड की पैसा होगी उसमें से वो पैसा डिडक्ट किया जाएगा। जो काम पेंडिंग रहेगा आपके फंड में से पैसा वो डिडक्ट करके उस काम को पूर्ति किया जाएगा। तब देखिएगा किस तरह से हर नेता सोच समझ के अपना मैनिफेस्टो बनाएगा और वो चीज़ पूरा करने के लिए करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी सारे सुप्रीम कोर्ट फंड ले ले। ये जितना भी लोग नेता फेंकते हैं ना, जैसे कई प्रकार के नाम भी लोग ले लेते हैं, फेंकू कुछ अनेक प्रकार के नाम ले लेते हैं, वो सारे फेंकना लोग छोड़ देगा। जिस प्रकार से आप अपने सारे व्यवस्था को, एक छोटा सा परिवार है, आप जान रहे हैं कि नहीं यार हमारे घर में 500 रुपया पड़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से आप सामग्री खरीदने के लिए बजट बनाइएगा। हो सकता है 600 को बना लीजिएगा, ऐसा तो नहीं कि 1000 के कर लीजिएगा। 1000 करने का मतलब कि आपको लेना नहीं है। तो ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है अपने देश में लाने के लिए। नहीं तो वास्तविक में जिस तरह से हम सर्वे कीजिए, कोई भी फैमिली के लेके जो राजनीतिक व्यवस्था से नहीं जुटा हुआ व्यक्ति, सरकारी व्यवस्था से नहीं जुटा हुआ जो व्यक्ति, उसको आप सर्वे कीजिए। दिन पर दिन वो गरीबी बढ़ती जा रही है, उसको विकास का कोई स्रोत नहीं। अब दिन पर दिन वो गरीबी में बढ़ती जा रही है। आज 500 की गरीबी के दौड़ पे है, तो अगला साल वो 600 में जाएगा, अगला साल फिर 700 में जाएगा। इस तरह से वो गरीबी में बढ़ाई कर रहा है। कहीं भी वो
अच्छे जीवन, अच्छे विकास के मार्ग पर नहीं जा रहे हैं। और मैं एक भी बात बता देता हूँ, अपने हिंदुस्तान के जनता में कोई कमी नहीं है। जिस तरह से जनता यहाँ के सोच है, सिंपैथी है, विचारधारा है और ईमानदारी है, वास्तविक में ऐसा जनता आप पूरे संसार में खोजिएगा तो नहीं मिलेगा। यहाँ लोग हर धर्म के पूजनीय जनता है। भगवान पे, ईश्वर पे, गॉड पे, खुदा पे, वाहेगुरु पे, ईसा मनी पे, इस सब भी के पे भगवान मानने वाला व्यक्ति है। और ये मन में विचारधारा लेके सुबह उठते हैं कि हम गलत करेंगे तो मुझ पे भगवान नाराज होंगे, मुझे कष्ट पहुंचाएंगे। इस तरह की सोच वाले व्यक्ति यहाँ पे हैं। अब सोचिए, इस तरह की सोच वाला व्यक्ति कभी गलती कर ही नहीं सकता। गलती करने का मुख्य कारण है कि जो देश चलाने वाला व्यक्ति है वही गलती करने की मार्ग आपको देता है और उस मार्ग पर आपको चलना पड़ता है। नहीं चढ़िएगा तो आपका जीवन नहीं जीने देगा इस देश में। इसलिए मजबूरी में और लाचारी में लोगों को गलती करना पड़ता है। ये बड़ा सोचनीय विषय है। जिस दिन ये नीति बदल जाए, एक मंत्री, एक एमपी, एक विधायक, एक मुखिया, मतलब नीचे से लेके ऊपरे तक, आप यही देखिए कि एक प्रतिनिधि ही एक ऐसी व्यवस्था में जुटा हुआ है कि आप कहिए कि मैं तो आप आम जनता हूँ, मैं क्या करूँ। अब आपको उसमें झूलना है, उससे कनेक्टिविटी बिना आप जिंदगी जी नहीं सकते। हम लोग गांव में रहने वाले व्यक्ति हैं। आप एक देखिए, जिस क्षेत्र में हमारे बिहार में देखा जाए तो आपके शराब बंद है, लेकिन आप एक सर्वे करके देखिए कि कितना पदाधिकारी, कितना मुखिया, कितना वार्ड लोग हैं जो कि जीते हुए प्रतिनिधि भी शाम में दारू नहीं पी रहे हैं। ये एक व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन वो मुखिया है, वो वार्ड है, वो एमपी है, वो विधायक है, उसके साथ में हमारे प्रशासन के भी मिल रहा है। एक एडजस्टमेंट व्यवस्था बन गई है। पकड़ने वाला, पीने वाला, बनाने वाला, सब एक दारू परिवार में बन गया है। एक दारू परिवार बन गया, उस परिवार के सब मेंबर बन गए। हर बंदा एक व्यवस्था में लग गई। कौन पकड़ेगा? कौन उसे समझाएगा? कौन उसको जेल देगा? ड्यूटी बचाने के लिए कभी कभी लोग पकड़ लेते हैं, वो भी उससे संपर्क करके पकड़ लेते हैं कि आज पकड़ा जाए भाई, कल छोड़ देंगे। यह व्यवस्था हो गई है। क्या आप कीजिएगा? इस चीज को सुधारने की जरूरत है। ये 200, 400, 500, 2000, 4000 फंड ट्रांसफर करने से हमारी स्थिति नहीं सुधर पाएगी। इससे ज़्यादा आप मानसिक टेंशन में होइएगा। तो जिस दिन आप मानसिक टेंशन में होइएगा, उस दिन आपको सारे जीवन में जो भी आप अच्छे विचारधारा है उस सारे बर्बाद हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप देखे होंगे, किसी व्यक्ति को आप 100 काम कर दीजिए, अगर एक और काम कर दिया, वो नहीं कीजिएगा तो 100 काम किए हुए आपके उसके नज़र में बेकार हो जाता है। उसी प्रकार से आप कितना अच्छा काम करते रहिए, अगर आपके जीवन में सर इंटेंशन आ गया तो आपके सारे काम अच्छे किए हुए सारे नष्ट हो जाते हैं, सारे बेकार हो जाते हैं। ये जो प्रवृत्ति है मानव, इसलिए हम सभी सरकार से लेके सुप्रीम कोर्ट से लेके व्यवस्था को नैतिक जिम्मेवारी जो होती है उसके आधार पे चलाए, तो कभी भी भारत के नागरिक को या भारत के सरकार के और बहुत बड़े बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के इतनी सुख शांति मिलेगी
जिसके भी किसी भी देश से कंपेयरिंग कीजिएगा तो लगेगा कि हम सबसे अच्छे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और नहीं तो आप जिस तरह से एक व्यवस्था में जोड़े जा रहे हैं लाभांतरित, मतलब क्या होता है कि लाभांतरित उस आधार पर करते हैं जिससे कि हमें वोट मिले। लाभांतरित उस आधार पर कीजिए कि उसकी आर्थिक स्थिति बने और आगे बढ़े, एक व्यवस्था में जुटे और वो किसी दूसरे के ऊपर लाभांतरित होने की अपने शरीर में संभावना पैदा ना करे। इंडिपेंडेंट बने, आत्मविश्वास आत्मनिर्भरता बने, उसमें अंदर से आत्मविश्वास बने कि हम अपने जीवन अपने व्यवस्था से जिएंगे, जितनी हमारे पास सामग्री प्रेजेंट में है उसी तरह से अपने मेंटेन को पूरा करेंगे। जैसे ही आगे बढ़ेगा अपना मेंटेन आगे बढ़ाएंगे। अगर हमारे पास मेंटेन कम है तो हम मेंटेनेंस कम से जिएंगे। इस तरह की समाज जिस दिन भारत में बन गई उस दिन कोई भी व्यक्ति अमीर या गरीब की जो नारा होता है वो नारा सारे खत्म हो जाएंगे। सोच ही ऐसी बनी हुई है, उसके पास वो है, उसके पास वो है, इसके पास वो है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं गरीब हूँ। सामग्री से आप अमीरी और गरीबी की कंपेयरिंग मत कीजिए। हाँ, ये जरूरी है कि जो जीवन की आवश्यक चीज़ है अगर वो नहीं है तो उससे पूरा करने के लिए प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए, भगवान से दुआ मांगिए और ईमानदारी से अपने जीवन को जीने का प्रयत्न कीजिए। आपको बिल्कुल मैं दावा के साथ कहता हूँ कि आप कभी भी अशांति के जीवन नहीं जीजिएगा। अशांति मनुष्य का तभी आना चाहिए जैसे प्राकृतिक आपदा आ जाए, वो आप नहीं रोक सकते हैं। जिस प्रकार से अभी कोरोना आया, इसको आप नहीं रोक सकते थे, हमारे पास क्षमता नहीं था, तो इससे परेशानी आ सकता है हर जनता को। लेकिन हम गरीब हैं, वो धनी है, इस विचारधारा से आप कभी भी अपने आप को मत जोड़िए। जो भी हैं, जिस व्यवस्था में हैं, आप बिल्कुल धनी हैं, एकदम मतलब ये संतुष्टि बना के चलिए अपने विचारधारा में, तभी आपको शांति मिलेगी और स्वस्थ शरीर रहेगा और विचारधारा की जिंदगी जिएंगे। इसी वाणी के साथ मैं आज अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। सभी जनता को सर झुका के मैं प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।